आज है 28 सितंबर। ना मौसम ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडा। ये समय बिल्कुल सही है सीड स्टार्टिंग सीजन एक नए गार्डन के लिए। अक्टूबर बस आ ही गया है। सर्दियों में लगने वाली सब्जियों के बारे में आज हम जानें। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे क्यों कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं होती। कुछ जर्मिनेट होकर भी लंबी पतली हो जाती हैं। कुछ लंबी पतली होकर गिर जाती हैं और कुछ सीड्स तो आखिरकार मर भी जाते हैं। जानेंगे जाने अनजाने वह कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे कि हमारे सीड्स खराब हो जाते हैं, हमारे सैपलिंग्स जर्मिनेट होकर भी मर जाते हैं। नमस्कार, मैं रागिनी आपका स्वागत करती हूँ अर्बन गार्डन टेल्स। खुद के सीड्स ग्रो करने के लिए हमें एक बेहतरीन पॉटिंग सॉइल चाहिए जिसमें कि सीड्स को जगह मिले, एयर मिले अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए, अपने रूट्स नीचे तक पेनिट्रेट करने के लिए। क्योंकि जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं, पौधे जो होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अगर उसे किसी कॉम्पैक्ट मिट्टी में लगाया जाए तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि उस मिट्टी को धकेल कर वो अपने रूट्स नीचे तक ले जाए। इसीलिए मिट्टी जो हम बनाते हैं, जो पॉटिंग सॉइल बनाते हैं जर्मिनेशन के लिए, बिल्कुल ही हल्की और लाइट बनाते हैं जो उसे एरिएशन के साथ साथ मॉइस्चर भी दे और कुछ न्यूट्रिशन भी। इसीलिए यहाँ मैंने लिया है 3 बराबर भागों में। ये परलाइट है, मैंने परलाइट लिया है, ये कॉम्पोस्ट है और कोकोपीट। 3 बराबर भागों में इन चीजों को मिलाकर एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, सॉइल मिक्स बनाएंगे हम अपने सीड सोइंग के लिए। और सीड सोइंग के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सीड्स कहाँ से लें। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हर सीजन नए सीड्स लें। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या अपने लोकल स्टोर भी चेक कर सकते हैं। दोनों में काफी रीजनेबल रेट्स में अच्छे सीड्स मिल जाते हैं। या नहीं तो अगर आपने अपने पिछले साल के सीड स्टोर कर रखे हैं तो चेक करें कि वो वायबल है कि नहीं। उनकी वायबिलिटी चेक करने के लिए उन्हें एक ग्लास में थोड़ा पानी डालकर सीड्स को डाल दें। अगर वो सीड वायबल है तो वो नीचे बैठ जाएंगे और अगर वो अंदर से खाली है, खोखली है, तो वो ऊपर आ जाएंगे, पानी पे ऊपर तैरने लगेंगी। तो उन सीड्स को लगाने का कोई फायदा नहीं, वो सीड्स खराब हो गई। आप चेक करें कि आपने सीड सही से उसे स्टोर किया है। अगर वो बिल्कुल भी डैम्प है, मॉइस्चर है, तो वो भी खराब हो जाए। ये मेरे पिछले साल के कुछ चिली के सीड्स बचे हुए थे, तो मैंने इसे कोकोकॉर, वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क मिलाकर एक सॉइल बनाकर इसे बस सारी सीड्स को एक साथ लगा दिया था, इस उम्मीद में कि शायद ये जर्मिनेट ना करें। मैं रहती हूँ कोस्टल एरियाज में, यहाँ पे बारिश बहुत होती है और ह्यूमिडिटी लेवल अप टू 80 to 90% चले जाता है, तो यहाँ सीड्स बचा के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, यू नेवर नो, एवरी सीड हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल। तो लगभग मेरी सारी सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनमें जब ट्रू लीव्स आने लगेंगी तो मैं इन्हें सेपरेट करके दूसरे ऐसे ही 4 इंच के कंटेनर में, या वो जो पेपर के छोटे कप्स आते हैं आप उनमें भी इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जब तक कि वो थोड़े मैच्योर और थोड़े बड़े नहीं हो जाते फाइनल पॉट में ट्रांसप्लांट करने के लिए। इसे हम अप पॉटिंग कहते हैं। इससे रूट्स और भी स्ट्रेंथन होती है और भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और अपने पुराने सीड्स को फेंके नहीं, उन्हें एक चांस दे सकते हैं। इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अपनी सीडलिंग ट्रे को अच्छे से बेकिंग सोडा, विनेगर से साफ़ कर लें, या नहीं तो ऐसे भी सोप वाटर से भी आप साफ़ करके ये जो हमने अभी प्रिपेयर किया था पॉटिंग सॉइल, जिसमें कि हमने लिया था परलाइट, जो कि कोई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें बिल्कुल नहीं होता, वो बस ड्रेनेज के लिए होता है कि आपका सॉइल सॉगी ना हो। लेकिन जो कोकोकॉर है उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वो हमारे सॉइल को मॉइस्ट रखेगा। इसलिए वाटरिंग बिल्कुल ही कॉशियसली करें, ओवर वाटरिंग करने से फिर वो वाटर लॉग हो जाएगा। और हमने लिया वर्मी कंपोस्ट, जो कि इनफ होगा हमारे सैपलिंग्स को न्यूट्रिशन देने के लिए, जब तक कि वो थोड़े बड़े मैच्योर नहीं हो जाते अपने फाइनल पॉट में जाने तक के लिए। तो इस तरह ये सॉइल मिक्स बनाकर अच्छे से दबाकर इसे अपने सीड ट्रे में लगा लें और सीड सोइंग से पहले ही इसे एक बढ़िया सा ड्रिंक दे पानी का, बिल्कुल इसे ड्रेंच कर दे नीचे तक। और क्योंकि जो भी कोकोकॉर है अगर उसे एक्सपैंड होना होगा वो अभी ही हो जाएगा,
और सॉइल बिल्कुल मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि कुछ सीड्स हैं बहुत ही छोटे महीन होते हैं, वो ऊपर से जब आप पानी देंगे तो वो अपनी जगह से हिल जाएंगे, इसीलिए उसे पहले ही सीड ट्रे को अच्छे से मॉइस्ट कर। यूजुअली हमें इस तरह के इंडिविजुअल पैकेट्स में हमें सीड्स मिलते हैं, लेकिन मैंने अभी देखा कुछ ऐसे भी साइट्स हैं जो कि किचन गार्डनिंग के लिए बिल्कुल मिनिमम नंबर ऑफ सीड्स इस तरह के छोटे सैशे में प्रोवाइड करते हैं। ये कोई पेड ब्रांड नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं। इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमें इसे एक्स्ट्रा सीड्स को नेक्स्ट ईयर के लिए स्टोर करने का टेंशन नहीं होता, आप एक ही बार में एक ही सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सर्दियों में कुछ ऐसी भी सीड्स होती हैं जिन्हें डायरेक्ट सो करते हैं, जैसे रेडिशेस हो गई, कैरेट हो गए, पीस हो गए, फ्रेंच बीन्स, बीटरूट वगैरह। तो आज हम इनकी बात नहीं करेंगे, आज हम उन वेजिटेबल सीड्स की बात करेंगे जिनकी पौध या सैपलिंग बनानी होती है, तो आज हम इन्हें लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। तो इसके सीड्स देखिए बिल्कुल छोटे महीन सरसों दाने जैसे होते हैं। तो हम इनकी दुगनी मोटापे के डेप्थ में इसे डालेंगे, उसकी जो गहराई जो होगी इस सीड के दुगनी होनी चाहिए। तो लगभग ½ इंच समझिए उसके डेप्थ में हम इसे डालेंगे, और पर सेल हम 2 से 3 सीड्स लगाएंगे। और मान लीजिए अगर तीनों जर्मिनेट हो जाते हैं तो हम उसे थिन कर देंगे, हटा देंगे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सीड रहेगा उसे हम रहने देंगे। फिर इसे अच्छे से लगाकर इसको ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल से फिर कवर कर देंगे। कॉलीफ्लावर को जब हम फाइनल ट्रांसप्लांट करेंगे, इसे हम लगाएंगे 12 इंच के गमले में। ये बहुत हैवी फीडर होता है, तो इसकी जो सॉइल बनाएंगे हम काफ़ी रिच सॉइल बनाएंगे। और जो भी सीड्स आप लगाएं उसे लेबल ज़रूर करें। अब मैं तो ब्रांड भी लेबल करती हूँ, एक डायरी मेंटेन रखती हूँ कि मैंने किस सीज़न में कौन सा ब्रांड का सीड्स लिया था और वो किस तरह का ईल्ड मुझे दिया है, ताकि नेक्स्ट सीज़न में मुझे आसानी हो उस जगह से मंगाना है या नहीं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये पूसा ज्वाला चिली। इसकी ये जो चिलीज़ है थोड़े बड़े होते हैं और थोड़ी तीखी ज़्यादा होती है, और इसके सीड्स देखिए थोड़े मोटे हैं, नॉर्मल चिली के सीड्स जैसे नहीं हैं, थोड़े मोटे सीड्स हैं इसके। इसको मैंने पर सेल वही 2-2 सीड्स लगाए हैं, और ½ इंच इसको मैंने डेप्थ में लगाया है, और फिर इसको सेम पॉटिंग सॉइल से कवर कर दूंगी। चिलीज़ भी बहुत हैवी फीडर होती हैं, इसे भी हम 12 इंच के पॉट में लगाएंगे और एक ही पौधा लगाएंगे। और जब हम सॉइल मिक्स बनाएंगे इसकी, तभी बिल्कुल बढ़िया सी सॉइल मिक्स बनाएंगे और इसे लगाएंगे। इसको भी मैंने लेबल कर दिया है। चिलीज़ के प्लांट्स जो होते हैं वो अगर एक बार एस्टैब्लिश हो जाए तो 2-1 साल आपको अच्छे से फ्रूटिंग करता है। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्रिंजल के सीड्स, बैंगन के सीड्स। इसे भी इनके सीड्स बहुत ही पतले होते हैं, तो इन्हें हम ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे, वही ½ इंच डेप्थ में ही 2-2 सीड्स करके इसे लगाते जाएंगे, और फिर सेम पॉटिंग सॉइल से इसे ढक देंगे। ब्रिंजल भी बहुत हैवी फीडर होता है, लेकिन ये देता भी है बाउंटीफुल हार्वेस्ट। अगर ये एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो आराम से 2-3 साल इसके पौधे चलते हैं और आपको अच्छी हार्वेस्ट मिलते रहती है। हाँ, विंटर्स में थोड़ा बहुत कम हो सकता है, मगर ये राउंड द ईयर हार्वेस्टिंग आप इससे लेते रह सकते हैं। ब्रिंजल, चिलीज़, ये सब बहुत ही प्रोलिफिक होते हैं, ये हमेशा आपको अच्छी हार्वेस्ट देते रहेंगे। इसे भी हम लेबल कर लेंगे। लेबलिंग आप किसी परमानेंट मार्कर से करें, जिससे कि पानी पड़ने पर उसका नाम ना मिटे। ये नेक्स्ट मैंने लिया है एयरलूम काशी टोमेटोज़। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। इसके टोमेटोज़ थोड़े बड़े साइज़ के आएंगे। टमाटर के सीड्स भी बहुत पतले होते हैं, इसीलिए इसे भी हम ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे, वही ½ इंच की डेप्थ पे इसे लगाकर सेम सॉइल से कवर कर देंगे। मैंने एक सेल में 3-3 सीड्स डाले हैं, फिर मैं उसे थिन कर दूंगी, और इसे भी मैंने लेबल कर दिया है। नेक्स्ट मैंने ये लगाया है चेरी टोमेटो, येलो वैरायटी। हर साल मैं चेरी टोमेटो की रेड वैरायटी लगाती हूँ। ये येलो ग्रेप्स के साइज़ के आएंगे चेरी टोमेटो, और ये भी बहुत प्रोलिफिक होते हैं। एक प्लांट में आपको हंड्रेड्स ऑफ चेरी टोमेटोज मिल जाएंगे,
और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। आप इसे सैलेड वगैरह में यूज़ करें, बहुत प्यारा लगता है इसका टेस्ट भी। और इसे भी हम ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे, सेम 1/2 इंच के डेप्थ में लगाएंगे। नेक्स्ट ये पम्पकिन है। आप पम्पकिन ज़रूर लगाएं विंटर्स में। इसके सीड्स थोड़े बड़े होते हैं और देखिए एक साइड नुकीला होता है और एक साइड गोल होता है। तो नुकीले साइड को आप नीचे की तरफ डालेंगे और इसे थोड़ा डीप सो करेंगे क्योंकि इसके सीड्स थोड़े बड़े होते हैं। इन्हें आप 1 इंच की गहराई में लगाएं। हो सके तो आप इसे 4 से 5 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं या इसे आप डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप इसे 4-5 इंच के पॉट में लगाकर इसके सैपलिंग्स तैयार कर लें। ये देखिए मैंने एक पौधा रेडी कर लिया है। ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है, इसीलिए मैं ज़्यादा सीड्स यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। पम्पकिन की जड़ें बहुत डीप जाती हैं, तो इसे जब हम फाइनल ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसके लिए थोड़ा बड़ा पॉट लेंगे। 15 से 18 इंच का पॉट एक प्लांट के लिए सफिशिएंट होगा। या नहीं तो अगर आपके पास कोई बड़ा ग्रो बैग है तो उसमें आप 4-5 पौधे लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसके लिए 15 to 18 इंच का पॉट पर प्लांट लगता है और तब ये अच्छा फ्रूटिंग करता है। और ये भी बहुत हैवी फीडर होता है, इसकी भी सॉइल बहुत रिच बनानी होती है। इसे हम एवरी मंथ लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र या मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसे देते रहेंगे। अगली सब्ज़ी आप लगा सकते हैं कैप्सिकम या बेल पेपर्स। ये भी बहुत अलग अलग कलर्स में आता है। यहाँ मैंने सिर्फ ग्रीन लगाया है। इसके भी सीड्स बहुत हल्के होते हैं। टमाटर, चिलीज़, कैप्सिकम, ब्रिंजल, इन सब के सीड्स ऐसे ही पतले हल्के होते हैं। इन्हें भी हम ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे। पर सेल 2 से 3 सीड्स लगाएंगे और इसे थिन कर देंगे। थिन करने के टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सीड्स को आप फेंक ही दें। आप उन्हें फिर कोई छोटे से कंटेनर में लगाकर उसे भी रख सकते हैं। आई एम श्योर हम सब के साथ ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ है कि हमारे सीड्स लगाने के बाद सीडलिंग्स इस तरह लंबे, इलोंगेटेड और लेगी हो गए हैं। इनके 6 मेन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है इन्हें सफिशिएंट सनलाइट न मिलना। अगर हम इसे किसी शेडेड डार्क एरिया में रखेंगे तो ये सनलाइट को ढूंढते हुए उसी डायरेक्शन में मुड़कर लंबे हो जाएंगे और ये बहुत कमज़ोर होते हैं इस टाइम में। अगली गलती हम ये कर बैठते हैं कि हम उसे ज़्यादा पानी देने लगते हैं। हमें लगता है कि ये कमज़ोर है, इसे ज़्यादा पानी दे दो या इसे कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दो। उस वजह से इसकी सॉइल गीली रह जाती है और फंगस का अटैक हो जाता है और मिट्टी ज़्यादा देर गीली रहने के कारण हमारे सीडलिंग्स मर जाते हैं। तीसरी गलती हम करते हैं ओवर क्राउडिंग की। हम थिनिंग नहीं करते। हमें लगता है कि सारे सीडलिंग्स जर्मिनेट हो गए हैं तो उन्हें ग्रो करने देते हैं, लेकिन एक ही जगह ग्रो होने की वजह से वो एक दूसरे को कंपटीशन देती हैं और कोई भी सीडलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। और चौथी गलती है लैक ऑफ एयर फ्लो। एयर फ्लो अगर सही से नहीं है सीडलिंग्स के आसपास तो फिर सीडलिंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। और अगली गलती है सीड्स को सही टाइम पे नहीं बो करना। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और छठी गलती है इम्प्रॉपर वाटरिंग, यानी कभी पानी देना कभी ना देना। इन सब से ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस सीज़न में जो ग्रो करता हो उन सीड्स को लगाएं, बिकॉज टाइमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो भी सीज़न हो उस टाइम में नेचर भी वो एक कंडूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उस सीड को जर्मिनेट होने में और उस सीड को ग्रो करने में। नेक्स्ट सब्ज़ी मैंने लगाया है यहाँ पे इटालियन बेसिल। तो वेजिटेबल्स के साथ साथ कुछ हर्ब्स भी लगाइए आप अपने गार्डन में। बहुत कम स्पेस लेता है ये और इसे भी सैलेड्स में यूज़ करिए और इसके लीव्स को कंटिन्यूअसली हार्वेस्ट करिए। इसे जितना आप प्रून करेंगे, जितना आप कट करेंगे इनके टिप्स को, उतने ही ये ब्रांचेस देंगी और आपको एक कंटिन्यूअस हार्वेस्ट मिलते रहेगी फ्रेश बेसिल की। इनके भी सीड्स बहुत पतले होते हैं तो उन्हें हम बिल्कुल गहराई में नहीं लगाएंगे, बस ऊपर रख कर थोड़ा सा सॉइल उस पर डाल देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है ब्रोकली। इसके भी सीड्स फूल गोभी जैसे ही सरसों दाने जैसे होते हैं। इन्हें भी पर सेल 2 या 3 लगाएंगे हम।
ज़्यादा गहरा नहीं लगाएंगे। ये भी बहुत हैवी फीडर होते हैं। इन्हें भी हम 12 इंच के पॉट में लगाएंगे, वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाएंगे। और हमारी नेक्स्ट सब्ज़ी है कोलराबी या गांठ गोभी। ये भी फूल गोभी और ब्रोकली की ही फैमिली से आती है। इसके भी सीड्स बहुत हल्के सरसों जैसे हैं। ज़्यादा गहरा ना लगाकर 1/2 इंच डेप्थ में इसे लगाएंगे। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये अनियन सीड्स हैं। ये केलसाई स्वीट जाइंट अनियन के सीड्स हैं। इसके अनियन थोड़े बड़े साइज़ के और कम पंजेंट स्वीट वैरायटी अनियन है ये मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रही हूँ, ट्राई करती हूँ कैसे चलता है, देखते हैं। मैंने सेम सॉइल मिक्स लिया है, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट वाला सॉइल मिक्स। उसे अच्छे से पानी से भिगो देंगे। इसे मैं एक सेपरेट पॉट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसके पौध बनेंगे थोड़े बड़े साइज़ के। इसे ज़्यादा देर रहना है तो सीड ट्रे में ये नहीं लगेगा। तो ये देखिए पतले से काले से इसके सीड्स हैं। इसे मैं इस पॉट के ऊपर बिखेर दूंगी। इसे कोई गहराई में नहीं लगाना है, बस ऊपर में बिखेर कर ऊपर से एक 1/2 इंच लेयर मिट्टी की डालकर उसे दबा दूंगी अच्छे से। और इसे भी हम लेबल कर देंगे क्योंकि अभी आगे मैं 2 और वैरायटी अनियन के सीड्स लगाऊंगी। मैं इन टोटल 3 वैरायटी इस बार लगा रही हूँ अनियन के। ये देखिए, ये है पूसा रेड अनियन जो कि आम हमारे घरों में मिलता है। और नेक्स्ट है पूसा वाइट अनियन। ये भी कभी कभी हमें मिल जाता है मार्केट में। तो ये दोनों मैं लगाऊंगी। सेम उसी सॉइल मिक्स को लिया है, अच्छे से पहले उसको मैंने भिगोया है। फिर बीच में मैंने उनको सेपरेट कर दिया है एक स्टिक से। और एक साइड में लगाऊंगी पूसा रेड अनियन और दूसरी साइड लगाऊंगी पूसा वाइट अनियन। ये ओवर क्राउडेड भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। फिर हम इनके सीडलिंग्स को जब सेपरेट करेंगे तो फिर बाद में इन्हें अलग ही लगाना है इनके फाइनल पॉट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम बस इसे स्प्रिंकल कर देंगे। इन्हें हम अनियन बल्ब्स के लिए और अनियन लीव्स के लिए, दोनों के लिए ग्रो कर सकते हैं। जब ये पौधे 7 to 8 इंच के हो जाएंगे तो अब हम इसे फाइनल इसके पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। तब हमारी मर्ज़ी, चाहे तो हम स्पेसिंग देकर इसे अनियन बल्ब्स के लिए भी ले सकते हैं। और जब अगर आप अनियन बल्ब्स के लिए उगा रहे हों तो ध्यान रहे कि हमें पर स्क्वायर फीट सिर्फ 4 अनियन के सैपलिंग्स ही लगाने हैं। यानी 2 अनियन के सैपलिंग्स के बीच में 4 इंच का कम से कम गैप दे, जिससे कि बल्ब फॉर्मेशन अच्छा होगा, बड़े साइज का होगा। सीड्स लगाने के बाद अच्छे से हम इन्हें पानी देकर इसे हम किसी ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे और किसी शेडेड एरिया में रखेंगे और इसे हम बारिश के पानी से बचाएंगे। और यह भी ध्यान रखेंगे कि वहां एयर सर्कुलेशन बना रहे। अगली बार जब इसकी ऊपरी सतह सूखी हुई लगे तो हम इसे 2 तरीके से पानी दे सकते हैं। बॉटम वाटरिंग करके, यानी इसके नीचे कोई ट्रे लगाकर इसके अंदर हम पानी दे सकते हैं, जिससे कि जैसे जैसे मिट्टी सूखती जाएगी वह पानी नीचे से पानी लेकर कैपिलरी एक्शन से ऊपर तक पानी आ जाएगा और वो हमारे सीड्स को मॉइस्ट रखेगा। या नहीं तो आप ऊपर से भी हल्के से स्प्रे गन से हल्के हल्के से पानी दे सकते हैं। इसे मॉइस्ट रखना है, याद रहे, डैम्प नहीं, बिल्कुल ही गीला सॉगी नहीं रखना है। हम इसे हल्का सा बस पानी देकर मॉइस्चर बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। गार्डनिंग एक सुकून देने वाला काम है। उम्मीद करती हूँ आप भी इस बात से सहमत होंगे। आपका अगर कोई प्रश्न है आप कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।